हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट की तरह आपको इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। इससे पहले मैंने संप्रेषण या संचार वाले यूनिट से 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से वो प्लेलिस्ट आप सभी को मिल जाएगी। उसमें ये जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट वीडियो संचार के या संप्रेषण के डाल रखे हैं वहाँ पे वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, और आप उन वीडियो को जो है प्रैक्टिस सेट की तरह अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा और सारे ऑप्शन को भी मैं बताऊंगा और आपको जो है सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसके साथ ही साथ आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए उसके बारे में भी आप मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी विशेष टॉपिक पे आपको प्रश्न चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला नहीं माना जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि किस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला नहीं माना जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, जो सटीक और स्पष्ट ढंग से सामग्री को प्रस्तुत करे। फिर उसके बाद बी ऑप्शन हमारा दिया गया है, जो संदेश नियत करते हुए श्रोता को ध्यान में रखे। सी ऑप्शन दिया गया है, जो केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जानता है। और डी ऑप्शन आप सभी को दिया गया है, जो कभी कभी संदेश गृह्यता से अनौपचारिक हो जाता है और सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है कि किस व्यक्ति को सफल संप्रेषण करने वाला इन चारों विकल्पों में से नहीं माना जा सकता है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आप सभी का, तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जानता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि किस व्यक्ति को हम सफल संप्रेषण करने वाला नहीं मान सकते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो जो केवल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जानता है उसको हम जो है सफल संप्रेषण करने वाला नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसके द्वारा श्रवण में सुधार किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, संदेश पर पूरी तरह से ध्यान देना। बी ऑप्शन दिया गया है, संप्रेषित सामग्री को उपन्यास रोचक बनाना। सी ऑप्शन दिया गया है, स्वर को प्रभावशाली बनाना। और डी ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से सभी आंसर सही है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में यही हमसे पूछा जा रहा है कि संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है जिसके द्वारा श्रवण में सुधार किया जा सकता है। तो ये सभी जो है तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। संदेश पर पूरी तरह से ध्यान देना, जो भी संदेश हम सामने वाले को भेज रहे हैं तो उस पर हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ बी जो ऑप्शन दिया गया है, संप्रेषित सामग्री को उपन्यास रोचक बनाना, यानी रोचक तरीके से हम सामने वाले को बताएं ताकि वो इंटरेस्ट लेके हमारी बातों को सुन सके। और सी जो ऑप्शन दिया गया है, स्वर को प्रभावशाली बनाना, जो भी हम बात कर रहे हैं वो हमारा प्रभाव मतलब सामने वाले के ऊपर पड़े, तो इसका भी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस स्थिति में ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया को
किसके माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अपनेपन की भावना से, ठीक है, अपनेपन की भावना से। फिर बी ऑप्शन दिया गया है विकल्प चुनने के लिए वांछित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने से। सी ऑप्शन दिया गया है मीटिंग की जानकारी और दबाव को टालने से। और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि संप्रेषण की प्रक्रिया को किसके माध्यम से जो है संवर्धित कर सकते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया अपनेपन की भावना से, बी ऑप्शन दिया गया विकल्प चुनने के लिए वांछित सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने से, और सी ऑप्शन दिया गया मीटिंग की जानकारी और दबाव को टालने से। तो यहाँ पर बेसिकली यही आप सभी से पूछा जा रहा है कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है इसमें किस माध्यम से जो है संवर्धित इसे किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इफेक्टिव बनाया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ये तीनों जो है महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सक्रिय श्रवण के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कर सकते हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है कर सकता है आपका, इसको बताना है चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया आप सभी के लिए संदेश प्रेषक के साथ उदासीनता का विकास। बी ऑप्शन दिया गया है संवाद क्षेत्र में शोर कम करने के लिए प्रणाली विकसित करना। और सी ऑप्शन दिया गया प्रेषक की शारीरिक भाषा पर ध्यान देना। और डी ऑप्शन दिया गया है संदेश प्रेषक के साथ सहानुभूति का विकास। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि सक्रिय श्रवण के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायता कौन सा ऑप्शन जो है कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संदेश प्रेषक के साथ सहानुभूति का विकास करके जो है हम सक्रिय श्रवण के प्रभाव को बढ़ाने में सबसे अधिक जो है सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें से एक ऐसा स्टेटमेंट या कथन है जो संप्रेषण के साथ जो है अटैच्ड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, और हमें उसे बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है माध्यम ही संदेश है। बी ऑप्शन दिया गया है दुनिया एक इलेक्ट्रॉनिक कोकून है। सी ऑप्शन दिया गया है सूचना एक शक्ति है। और डी ऑप्शन दिया गया है दूर संवेदन प्रौद्योगिकी ये है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें ये बताना है कि संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूर संवेदन प्रौद्योगिकी। तो यहाँ प्रश्न में एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जो कि संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है उसे हमें बताना था। तो ऑप्शन डी हमारा जो है संप्रेषण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, दूर संवेदन प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये मैपिंग में जो है यूज की जाती है दूर संवेदन, जो प्लेन ऊपर से जाते हैं और मैपिंग के लिए जो है उस चीज़ों को नीचे के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्कैनिंग होती है। तो ये जो है हमारा संप्रेषण से पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है और हमें इसी को फाइंड करना था, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आधुनिकतावाद किससे संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र से, बी ऑप्शन दिया गया पत्रिकाओं और मैगजीन से, सी ऑप्शन दिया गया रेडियो से, और डी ऑप्शन दिया गया टेलीविजन से। और हमें यही बताना है कि आधुनिकतावाद इन चारों विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन से जो है आपका आधुनिकतावाद जो है संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में भाषा क्या है। तो संप्रेषण में हमसे पूछा जा रहा है कि भाषा क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अमौखिक कूट, और यहाँ सी ऑप्शन दिया गया है प्रतीकात्मक कूट। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है थोड़ा सा, लेकिन सारा ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन दिया गया है मौखिक कूट, और डी ऑप्शन दिया गया है चित्रात्मक कूट। और हमें यह बताना है कि संप्रेषण में भाषा क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मौखिक कूट। तो संप्रेषण एक प्रकार का मौखिक कूट होता है। तो संप्रेषण में भाषा क्या है, मौखिक कूट।
क्योंकि हम मुंह के द्वारा जो है या मुख के द्वारा जो है संदेश जो है भेजते हैं सामने वाले को और वो फिर सुनता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यहाँ पे जो है ऑप्शन में ऑर्डर ऊपर नीचे हो गए हैं, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन इन सभी चारों विकल्पों में से आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण की अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें सही आंसर बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है नेटवर्क मीडिया, बी ऑप्शन दिया गया है संयोजी मीडिया, और सी ऑप्शन दिया गया है ग्रंथिल मीडिया, और डी ऑप्शन दिया गया है बहु मीडिया। तो इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क मीडिया। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि संप्रेषण की अंतर संबंधित जो श्रृंखला होती है उसमें विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है। तो नेटवर्क मीडिया के रूप में जो है उसका जिक्र किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में दिया गया है कि निस्यंतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को प्रभावित करते हैं, यह संप्रेषण किस भाग में पाए जाते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण माध्यम में, बी ऑप्शन दिया गया है वक्ता और श्रोता दोनों के मन में, और सी ऑप्शन दिया गया है श्रोता के मन में, और डी ऑप्शन दिया गया है वक्ता के मन में। तो हमें सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वक्ता और श्रोता दोनों के मन में। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निस्यंतक या फिल्टर संदेश में निहित अर्थ को जो है प्रभावित करते हैं, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि यह संप्रेषण के किस भाग में पाए जाते हैं। तो यह जो है संप्रेषण के वक्ता और श्रोता दोनों के मन में जो है उसके बीच में यह पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है नकारात्मक राय, बी ऑप्शन दिया गया है आइडिशन, और फिर उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है ध्यान, और फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है आलोचना। तो इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आइडिशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि जन संप्रेषण के प्रचार मॉडल का फोकस क्या होता है। तो ऑडिशन जो है इसका इस प्रचार मॉडल का जो है फोकस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लें। कोई भी डाउट अपने पास तक नहीं रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है मध्यस्थता संप्रेषण, बी ऑप्शन दिया गया है मध्यस्थता पारस्परिक संप्रेषण, और सी ऑप्शन दिया गया है मध्यस्थता जन संप्रेषण, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए मध्यस्थता संप्रेषण। प्रश्न में यही पूछा गया है कि एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण होता है। तो मध्यस्थता संप्रेषण का जो है यह उदाहरण होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 11 इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है मौखिक संप्रेषण का रूप होता है, बी ऑप्शन दिया गया है गैर मौखिक संप्रेषण का रूप होता है, और सी ऑप्शन दिया गया है समांतर संप्रेषण का रूप होता है, और डी ऑप्शन है चर्चा संप्रेषण का रूप होता है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि इंटरनेट पे जो हम बातचीत करते हैं वह संप्रेषण का कौन सा रूप होता है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी समांतर संप्रेषण का रूप होता है जो हम इंटरनेट पे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पारस्परिक संप्रेषण कब होता है। इन चार विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है एक व्यक्ति
अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है। बी ऑप्शन दिया गया है, एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हो। सी ऑप्शन दिया गया है, केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि पारस्परिक संप्रेषण जो होता है वो कब होता है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, तो उस स्थिति में जो है पारस्परिक संप्रेषण आपका होता है। अद्वितीय का मतलब प्रभावशाली तरीके से जब वह किसी दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसको हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है। बी ऑप्शन दिया गया है, यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए। सी ऑप्शन दिया गया है, यह प्रायः संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया इसमें कि एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट या कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। तो ये जो कथन हमारा है गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में जो है राइट स्टेटमेंट है या सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सहायता करता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण सहायता कब करता है। तो पहला जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है स्वयं के बारे में जानने में। बी ऑप्शन दिया गया है दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में। और सी ऑप्शन दिया गया है सामान्य जनता के साथ संवाद करने में। और डी ऑप्शन दिया गया है एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने में। तो इसमें से हमें बताना इन चारों विकल्पों में से कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कब सहायता करता है। आपको इन चारों विकल्पों में से आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के बारे में जानने में जो है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जो है आपकी हेल्प करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन है संगठनात्मक संप्रेषण, बी ऑप्शन है पारस्परिक संप्रेषण और सी ऑप्शन है अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण और डी ऑप्शन दिया गया अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संप्रेषण। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत या संप्रेषण होता है तो उसे हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। तो हमारे प्रश्न का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता क्या होती है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया महत्वपूर्ण होती है, बी ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण में बाधा होती है और सी ऑप्शन दिया गया प्रभावी होती है और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से आपका कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण होती है। पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता जो है महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, बी ऑप्शन दिया गया है पारस्परिक संप्रेषण और सी ऑप्शन दिया गया है समूह संप्रेषण और डी ऑप्शन दिया गया है सामूहिक संप्रेषण। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक संप्रेषण। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। तो सामूहिक संप्रेषण को जो है संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक संप्रेषण संरचना किसके अंतर्गत आती है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है जटिल संरचना, बी ऑप्शन है राजनीतिक संरचना, और सी ऑप्शन दिया गया है सुविधाजनक संरचना, और डी ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संरचना। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संरचना। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि सार्वजनिक संप्रेषण किस संरचना के अंतर्गत आता है। तो औपचारिक संरचना के अंतर्गत जो है सार्वजनिक संप्रेषण आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये हमारा वीडियो का जो है लास्ट प्रश्न होगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 20 है ये। इसमें पूछा जा रहा है कि गैर मौखिक संप्रेषण में क्या शामिल होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया भाषण देना, बी ऑप्शन है टेलीफोन पर बातचीत करना, और सी ऑप्शन दिया गया गीत गाना, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर हाथ मिलाना। तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाथ मिलाना। प्रश्न में यही पूछा गया कि गैर मौखिक संप्रेषण में क्या शामिल होता है। तो हाथ मिलाना जो है आपका शामिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 20 का। और ये वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं आपको संचार या संप्रेषण वाले यूनिट से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि जो नए सिलेबस के ऊपर आधारित प्रश्न हैं उनको मैं कराऊँ, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं उनको भी कराऊँ। तो आज ये जो है हम लोगों ने चौथे प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट किया, और इसमें हमने 20 प्रश्नों को जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो है इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल पर जाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट वीडियो जो है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड अपलोड किए वो सारे वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपका फीडबैक क्या रहा इस वीडियो को लेकर। अच्छा लगे तो उसके बारे में भी फीडबैक दें, और आपको कोई कमी लगती है, कोई शब्द समझ में नहीं आता या प्रश्न समझ में नहीं आता, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ आपको किसी यूनिट से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, या आपके लिए कोई यूनिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। मैं उसे पहले कराने का प्रयास करूंगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। इसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई है या आपको हेल्प मिलता है तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि जो कुछ भी हम आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप किसी भी एग्जाम से जुड़े हों तो इस चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। इस चैनल पे टेट, सीटेट और भी जो टीचर एग्जाम होते हैं उनसे जुड़े जो अपडेट्स होते हैं उन पर भी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम से हों, एसएससी की तैयारी करते हों, रेलवे की तैयारी करते हों, टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें इस चैनल को। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।